नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह मास्टर टेस्ट सीरीज संख्या 48 है मित्रों। मास्टर टेस्ट सीरीज संख्या 48। कुछ लोगों की शिकायत है कि वीडियो नहीं मिल रहा है, प्रॉपर नहीं मिल रहा है। देखिए भाई साहब, मैं जितना बना दिया हूँ ना, बहुत ही बेहतरीन बनाया हूँ। यूपीएससी पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए हमारे पास रामबाण मटेरियल है। और मैं आप लोग को बता दूं, क्लास 11-12 की पूरी टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर वाइज सारे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर वाइज सारे लेक्चर्स वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। और 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज चल रही है और उसी में टेस्ट सीरीज संख्या 48 है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। 83183972 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए। क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट, पीपीटी नोट, लेक्चर वीडियो, हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर्स वीडियो और 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी। और यही मास्टर टेस्ट सीरीज संख्या 48 चल रहा है। आइए शुरुआत करते हैं, जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। टेलीग्राम आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। ये मास्टर टेस्ट सीरीज 21 लिखा है। दरअसल यह पीडीएफ मतलब यह टॉपिक वाइज यह आपका दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन वीडियो फॉर्मेट में देखा जाए तो यह आपका 48 टेस्ट सीरीज है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा स्क्रीन पर। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना था, ठीक है, यह सही है। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार किया था, यह भी सही है। बाबर जो था तैमूर वंश का था, यह भी सही है। तो कौन से कथन सत्य हैं? तो 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। विकल्प डी जो है आपका सही है। इसी तरह से आपके देखिए, इसी तरह से 2500 क्वेश्चन होंगे और पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की उम्र में बाबर ट्रांसक्सियाना के फरगना नामक एक छोटे से राज्य का शासक बना। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया। 1504 में बाबर ने सबसे पहले काबुल पर अधिकार किया था। वह कहता था, देखिए बाबर का एक कथन बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। वह कहा करता था कि काबुल से लेकर पानीपत तक, मतलब काबुल जीतने से लेकर पानीपत के युद्ध तक मैं लगातार यही सोचता था कि हिंदुस्तान के जीत के बारे में सोचता था। तो बाबर कहा करता था कि काबुल से लेकर पानीपत में अपनी जीत तक मैंने हिंदुस्तान को जीतने के बारे में सोचना कभी बंद नहीं किया। मतलब मेरी महत्वाकांक्षा एकदम शीर्ष पर थी, ठीक है। बाबर अपनी माँ की ओर से उज्बेक, देखिए बाबर जो था अपनी माँ की ओर से मंगोलों का वंशज था, उज्बेकों का वंशज था। और पिता की तरफ से तैमूर वंश का था। पिता की ओर से तैमूर का पांचवी पीढ़ी और माँ की ओर से उज्बेकों की 14वीं पीढ़ी था बाबर, ठीक है। वो खुद को तैमूर वंशी कहलाने पर गर्व महसूस करता था, लेकिन अपने आप को क्या महसूस करता था, क्या कहलवाने में? तैमूर का वंश कहलवाने पर गर्व महसूस करता था। मंगोलों का वंशज अपने आप को नहीं कहता था, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बाबर के संदर्भ में यह 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है आपको। तो बाबर ने सबसे पहले भारत प्रवेश हेतु राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था, सही है। बाबर ने सिंधु नदी पार करके भारत में प्रवेश किया, सही है। बाबर ने सर्वप्रथम भीरा और सियालकोट का किला जीता था। बाबर ने सबसे पहले किसका किला जीता था? भीरा और सियालकोट का किला जीता था, यह भी सही है। अब देखिए चौथा कथन यह आपका सत्य है। इसने लिखा है इसके समय में, बाबर के समय पर पंजाब पर तुर्कों का शासन था। पंजाब पर तुर्कों का शासन नहीं था, पंजाब पर अफगानों का शासन था। और पंजाब पर शासन कर रहा था दौलत खां लोधी, जो इब्राहिम लोधी का चाचा था, ठीक है। तो तुर्कों का शासन नहीं था, अफगानों का शासन था। तो कौन सा कथन असत्य है? तो विकल्प डी जो है आपका, यही आपका असत्य है। व्याख्या देख लीजिएगा। व्याख्या जो है यह हमारी टेस्ट सीरीज की जान है। 2500 क्वेश्चन की हम मास्टर टेस्ट सीरीज चल रही है। और मैं यह पूरे दावे और यकीन के साथ कह दूं, अगर हम मास्टर टेस्ट सीरीज अगर आप चट कर लिए तो परीक्षा में बेहतरीन परिणाम आप लोग को मिलेगा, ठीक है। उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने रक्षा प्राचीर का प्रयोग किया। रक्षा प्राचीर मतलब तुगलमा युद्ध नीति, ठीक है। तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने रक्षा प्राचीर का प्रयोग किया था। इस युक्ति को बाबर ने उस्मानिया युक्ति कहा। बाबर ने इसे क्या कहा? उस्मानिया युक्ति कहा, ठीक है। ये जो प्रणाली थी उस्मानिया प्रणाली थी, मतलब रूसियों की यह प्रणाली थी, क्योंकि उस्मानियों ने ईरान के शाह इस्माइल के खिलाफ युद्ध का प्रयोग किया था, ठीक है। पानीपत की लड़ाई में 2 उस्मानियाई
तोपची थे, दो बाबर के तोपची थे, जो प्रसिद्ध तोपची थे, उस्ताद अली मुस्तफ़ा। ठीक है, बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे उस्ताद अली मुस्तफ़ा। बाबर का कहना है कि सर्वप्रथम उसने बारूद का इस्तेमाल, देखिए सबसे पहले भारत में किसी युद्ध में बारूद का इस्तेमाल हुआ था तो पानीपत के युद्ध में हुआ था। ठीक है, और बारूद का इस्तेमाल बाबर ने मतलब कि पानीपत के महत्वपूर्ण युद्ध में हुआ था। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल किसने बाबर ने कहाँ किया था? भीरा के किला को जीतने हिट किया था। यद्यपि भारत को बारूद की जानकारी थी, मतलब भारत में क्या है, भारत में ऐसी बात नहीं थी कि बाबर ने बारूद का इस्तेमाल किया तभी भारत के लोगों को बारूद की जानकारी हुई। भारत के लोगों को बारूद की जानकारी पहले से थी, और लेकिन उत्तर भारत में इसका आमतौर पर प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया था। दक्षिण भारत में इसका प्रयोग हो चुका था विजयनगर साम्राज्य बहुमनी में। ठीक है, और बाबर ने सबसे पहले इस बारूद का इस्तेमाल कहाँ के किले को जीतने के लिए किया था? तो यहाँ के किले को यहाँ भैरा के किले को जीतने के लिए बाबर ने इसका इस्तेमाल किया था। प्रश्न 4 देखिएगा, पानीपत की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए विचार करते हैं। पानीपत की लड़ाई के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बारे में विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। इस युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण रख लिया। बिल्कुल, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? यह 21 अप्रैल 1526 में, शायद अप्रैल 1526 में होता है पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर क्या कर लिया? नियंत्रण स्थापित कर लिया, अधिकार स्थापित कर लिया। बिल्कुल सही है। बाबर ने भारत के लोगों को वला की मुखालफत कहा। वला की मुखालफत शब्द दिया था बाबर ने भारत के लोगों को। वला की मुखालफत का मतलब ये होता है कि युद्ध भूमि से गांव छोड़कर भाग जाना। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो 1 सही है और 2 भी सही है, तो विकल्प सी जो है आपका सही है। तो देखिए व्याख्या, ऊपरी तो दोनों कथन सत्य है। पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें लोदी शक्ति की रीढ़ टूट गई और लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, और वह इस युद्ध में मारा गया। मैं आप लोग को बता दूं, और यह मैं पूरे दावे और यकीन के साथ बता दूं, पूरे दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल वंश में, दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल वंश तक मैं बात कर रहा हूँ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और मुगल वंश की बात कर रहा हूँ। लगभग 700 से 800 वर्षों का जो मुसलमानों का इतिहास रहा है, अगर कोई वीर योद्धा है जिसका सम्मान होना चाहिए तो वो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी पहला ऐसा मुसलमान शासक था जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। बाकी तो तब मुचोर थे भाई, बाकी जितने आक्रांता थे वह मुचोर थे। वह क्या करते थे? वह किसी तरह से दुष्टता करके, ठीक है, किसी तरह से मक्कारी करके वह अपना जीत हासिल करते थे, और वह अपने सेनापतियों की बदौलत जीत हासिल करते थे, लड़ाकू सेनापतियों की बदौलत, ठीक है, मंत्रियों की बदौलत, सेना के बल की बदौलत। लेकिन युद्ध भूमि में जो नेतृत्व करने की जो क्षमता थी वह इब्राहिम लोदी के अंदर थी, और इब्राहिम लोदी पहला व्यक्ति था जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था, पहला व्यक्ति। ठीक है, बाबर अपनी जीत के बाद अपने सैनिकों और धनुर्धरों को कहता है, देखिए बाबर अपनी जीत के बाद अपने सैनिकों और धनुर्धरों को कहता है कि भारत के लोगों ने बला की मुखालफत दिखाई है, मतलब मुगल सेना के पहुंचते ही गांव छोड़कर चले जाना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। प्रश्न 5 देखिएगा, खानवा की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ी गई थी। राणा सांगा ने मुगल क्षेत्र, देखिए राणा सांगा ने मुगल क्षेत्र बयाना पर अधिकार कर लिया था, यह भी सही है। खानवा के युद्ध के दौरान मुगल क्षेत्र बयाना पर अधिकार किया था राणा सांगा ने। मेवात के हसन खान ने राणा सांगा का साथ दिया था, मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने साथ दिया था। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। इस युद्ध से लौटते समय बाबर की काबुल में मृत्यु हुई थी। बाबर की मृत्यु काबुल में इस युद्ध के दौरान नहीं हुई थी, बाद में हुई थी। ठीक है, तो ये आपका डी जो है यही आपका असत्य है। व्याख्या देख लेते हैं। बाबर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक फैले अफगान सरदारों से युद्ध करने के बाद जब काबुल जा रहा था, तभी रास्ते में ही लाहौर में उसकी मृत्यु हुई थी। तो उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में जाकर उसकी मृत्यु होती है, न कि काबुल। ठीक है, प्रश्न 6 देखिएगा, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए प्रश्नों की संख्या मत देखो, कुछ लोग तो एकदम यह चाहते हैं कि उनको सारी पोथी ही दे दिया जाए। क्वालिटी देखिए आप लोग भाई, 2500 क्वेश्चन की जो मैं मास्टर टेस्ट सीरीज में करा रहा हूं, अगर आप लोग इसे देख लेते हैं तो परीक्षा में आपका सुखद परिणाम होगा, बढ़िया परिणाम निकल कर सामने आएगा।
अब देख लीजिए, इतना काफी समय हो चुका है और केवल 5 क्वेश्चन ही मैं कराया हूँ। 5 क्वेश्चन में जो हमारा व्याख्या है वह इस टेस्ट सीरीज की जान है, तो व्याख्या पर आप लोग विशेष फोकस करिए। प्रश्न 6 देखिएगा, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में एक नई युद्ध पद्धति प्रचलित किया था बाबर ने। युद्ध में बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया था बाबर ने। खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह गाजी, यह बाबर का पूरा नाम था। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी भैया असत्य है। उसे चंगेज और अफगान के वंशज होने का गौरव प्राप्त था, ये आपका असत्य है, विकल्प डी। ठीक है, बाबर को एशिया के 2 पराक्रमी योद्धा चंगेज खान और तैमूर का वंशज होने का गौरव प्राप्त था, इसलिए उसका कोई भी सरदार उसके साथ समानता का दावा नहीं कर सकता था। प्रश्न 7 देखिएगा, तुजुक-ए-बाबरी का लेखक कौन है? बहुत ही बढ़िया यह प्रश्न है। तुजुक-ए-बाबरी का लेखक कौन है? तो 2 बातें ध्यान रखिएगा। तुजुक-ए-बाबरी जो है किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है, तुजुक तुर्की। ठीक है, तो तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है, यह भी प्रश्न आता है। तो इसके लेखक कौन है? तो बाबर, विकल्प सी, बाबर इसका लेखक है। देखिए, बाबर को अरबी और फारसी का गहरा ज्ञान था और मुगल राजवंश का जो राजभाषा था, ये राजभाषा क्या था? फारसी ही राजभाषा था। ठीक है, बाबर को अरबी और फारसी का गहरा ज्ञान था, साथ ही तुर्की भी उसकी मातृभाषा थी। उसने तुजुक-ए-बाबरी को फारसी में लिखा था। देखिए, क्षमा करिएगा, तुजुक-ए-बाबरी मैंने तुर्की बोल दिया, तुजुक-ए-बाबरी आपका फारसी में है, फारसी में। तुजुक-ए-बाबरी जो है फारसी भाषा में है, फारसी, जो विश्व साहित्य की एक अमर कृति मानी जाती है। प्रश्न 8 देखिएगा, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1530 में आगरा की गद्दी पर हुमायूं बैठा था। 1526 से 1530 तक बाबर शासन किया, 1526 से 1530 तक, और 3-4 वर्षों में बाबर दिवंगत हो चुका। उसके बाद 1530 पर आगरा की गद्दी में 1530 में आगरा की गद्दी पर कौन बैठता है? हुमायूं, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसका पूरा नाम था। तो 1530 में आगरा की गद्दी पर हुमायूं बैठता है, तो यह कथन सत्य है। B2 देखिएगा, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ था। तो शेर खां से सामना हुमायूं का कब हुआ था? तो 1532 में दोहरिया का युद्ध होता है और इसी युद्ध के दौरान हुमायूं का सामना होता है शेर खां से। तो यह 1 भी सही है, 2 भी सही है। कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों, मतलब विकल्प सी। व्याख्या देखिएगा, ऊपरी तो दोनों कथन सत्य है। बाबर की मृत्यु के बाद दिसंबर 1530 में हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा। उस समय 32 वर्ष का था। 1532 में दोहरिया का युद्ध, दोहरिया जो है बिहार में है, यहीं पर अफगान सेना को परास्त किया। किसने? अरे हुमायूं ने परास्त किया। ठीक है, हुमायूं ने चुनार पर घेरा डाला और जो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? चुनार को कहते हैं। ठीक है, अफगान सरदार शेर खां के अधिकार क्षेत्र में था। अफगान सरदार शेर खां के अधिकार क्षेत्र में था, यहीं पर हुमायूं का सामना शेर खां से हुआ था। प्रश्न 9 देखिएगा, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चित्तौड़ की रानी ने राखी भेजकर मदद मांगी थी, किससे? हुमायूं से। सही है। दिल्ली में दीनपनाह नगर का निर्माण करवाया था हुमायूं ने। चंपानेर किले की प्राचीर लागने वाला यह 41वां व्यक्ति था, कौन? हुमायूं। तो A-B-C सही है, D क्यों सही नहीं है? यहाँ पर देखिए, चौसा युद्ध के बाद, चौसा का युद्ध कब होता है? तो 1539 में चौसा का युद्ध होता है। तो चौसा युद्ध के बाद हुमायूं ने हजरत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। अरे, चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था। जीत कौन गया था? शेर शाह सूरी जीत गया था। और शेर शाह सूरी ने चौसा युद्ध के बाद शेर शाह सूरी ने हजरत-ए-आला की उपाधि धारण की थी, न कि हुमायूं ने। तो कौन सा कथन असत्य है? तो विकल्प डी जो है आपका असत्य है। व्याख्या देख लीजिएगा, हजरत-ए-आला की उपाधि शेर शाह ने नुसरत शाह को, देखिए शेर शाह ने यह उपाधि धारण की थी हजरत-ए-आला, और कब धारण की थी? जब वह बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया था। तो बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेर खां ने हजरत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर शाह सूरी ने, देखिए, 2 उपाधि धारण किया था शेर खां ने। शेर खां ने शेर शाह की उपाधि कब धारण किया था? जब चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी जीत गया, शेर खां जीत गया, तब उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। और जब वह बंगाल के शासक नुसरत शाह को हरा दिया तो हजरत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, प्रश्न 10 देखिएगा, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कन्नौज की हार के बाद उसे ईरान के शाह के दरबार में शरण मिली थी। इसको? हुमायूं को।
ठीक है। कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में, और इसी में हुमायूं हार जाता है और उसके बाद वह भाग खड़ा होता है, ईरान के शाह के दरबार में पहुंचता है और वहीं पर उसको शरण मिलती है। 1555 में दिल्ली पर फिर से हुमायूं का अधिकार हो जाता है। तो ये सही है, बी भी सही है। सी देखिएगा, इसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से हुई थी। दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने किया था और वहीं पर एक पुस्तकालय की भी स्थापना किया था, और पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर ही हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ठीक है, सी सही है। तो ये भी सही है। डी क्या है, इसका मकबरा भारतीय स्थापत्य शैली की शुरुआत का सूचक है। देखिए, हुमायूं का जो मकबरा है यह भारतीय स्थापत्य शैली की शुरुआत का सूचक है। यह सही तो है लेकिन बहुत अच्छे से सही नहीं है, यह ज़्यादातर तो गलत ही है, क्योंकि भारतीय स्थापत्य शैली है जो है ना, बहुत ही प्राचीन है। ठीक है, उत्तर भारतीय स्थापत्य शैली माना जाता है कि उत्तर भारतीय स्थापत्य शैली की शुरुआत का सूचक माना जाता है हुमायूं के मकबरे को, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, कुछ इतिहासकार के अनुसार। विकल्प डी जो है यही आपका असत्य है, बाकी सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। 1555 में हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी प्रिय पत्नी ने किले के निकट उसका मकबरा बनवाया था। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। ठीक है, नूरजहां ने नहीं, वो क्षमा करिएगा, उसकी पत्नी ने बनाया था। ठीक है, बाद में उसकी पत्नी का नाम बताएंगे। तो उसकी प्रिय पत्नी ने किले के निकट उसका मकबरा बनवाया था, जो उत्तर भारत की स्थापत्य शैली में एक नए दौर की शुरुआत का सूचक है। संगमरमर का भव्य गुंबद इसकी सबसे बड़ी विशेषता है हुमायूं के मकबरे की। तो विकल्प डी जो है यही आपका असत्य है। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करना। धन्यवाद आप लोग को।